पिछले वीडियो में हमने सकारात्मक बने रहने के 4 कदम जाने, जिसमें पहला कदम था अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजे। दूसरा कदम था हर काम तुरंत करने की आदत डालें। तीसरा कदम एहसानमंद होने का नजरिया बनाएं। चौथा कदम लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत डालें। हमने चौथे कदम में ये जाना कि बुद्धिमत्ता क्या होती है और अज्ञानता क्या होती है। अब हम जानेंगे कि अपनी बुद्धि को तेज कैसे किया जा सकता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे चैनल पर आपको रोचक, रोमांचक और शिक्षाप्रद कहानियां देखने को मिलती हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी के चलते हैं कहानी की ओर। बुद्धि को तेज कैसे करें, चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। जॉन नाम का एक लक्कड़हारा 5 साल से कंपनी के लिए काम कर रहा था। इन सालों में उसकी तनख्वाह एक बार भी नहीं बढ़ी थी। उधर एक नए लक्कड़हारे बिल की 1 साल के अंदर ही तरक्की हो गई। ये बात सुनकर जॉन को बहुत बुरा लगा और बात करने के लिए वे अपने मालिक के पास जा पहुंचा। मालिक ने जवाब दिया, तुम आज भी उतने ही पेड़ काट रहे हो जितने आज से 5 साल पहले काटा करते थे। हम अपनी कंपनी में अच्छे से अच्छा काम चाहते हैं। अगर तुम्हारी उत्पादन क्षमता भी बढ़ जाए तो हमें तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाने में भी खुशी होगी। जॉन वापस चला गया और पेड़ों की कटाई करने में खूब मेहनत से देर तक जुटा रहा। इसके बावजूद भी वे ज्यादा पेड़ नहीं काट पाया। निराश होकर एक दिन उसने अपनी परेशानी मालिक को बताई। मालिक ने जॉन को बिल के पास जाने की सलाह दी और कहा, हो सकता है उसे कुछ मालूम हो जो हमें और तुम्हें मालूम ना हो। जॉन ने बिल से पूछा कि वे ज्यादा पेड़ कैसे काट पाता है। बिल ने बताया कि हर पेड़ को काटने के बाद मैं 2-3 मिनट के लिए रुकता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। तुम बताओ कि तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी की धार कब तेज की थी। बिल की इसी सवाल ने जॉन की आंखें खोल दी और उसको अपना जवाब मिल गया। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने आखिरी बार कब अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज की थी। बीते हुए कल का गौरव और शिक्षा से काम नहीं चलता। हमें अपने ज्ञान की धार को लगातार तेज करते रहना पड़ेगा। अब चलिए जानते हैं अपने दिमाग को खुराक कैसे दें। जिस तरह हमारे शरीर को रोजाना अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी रोजाना अच्छे विचारों की जरूरत होती है। इस वाक्य में मुख्य लफ्ज अच्छा खाना और अच्छे विचार है। अगर हम सड़ा गला खाना खाएं और अपने दिमाग को घटिया विचारों से भर लें तो शारीरिक और दिमागी दोनों तौर पर हम बीमार हो जाएंगे। अपने सही रास्ते पर चलते रहने के लिए जरूरी है कि हम अपने दिमाग को सही और अच्छी सोच की खुराक दें। लगातार प्रैक्टिस और प्रदर्शन के जरिए हम उन असूलों को समझ सकते हैं जो इंसान को कामयाब बनाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि हम बास्केटबॉल खेलना सीखते हैं। अब मैं आपको ज्ञान की शक्ति के बारे में बताऊंगी कि ज्ञान एक शक्ति है। हम रोजाना सुनते हैं कि ज्ञान एक शक्ति है, जबकि असलियत में ये बात सही नहीं है। ज्ञान तो महज जानकारी का नाम है। ज्ञान में शक्ति बनने की क्षमता है और ये तभी शक्ति बनती है जब इसका इस्तेमाल किया जाता है। उन दो लोगों में क्या फर्क है, जिनमें से एक तो पढ़ना जानता ही नहीं और दूसरा पढ़ना तो जानता है लेकिन पढ़ता नहीं। फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। सीखना तो खाने की तरह होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना खाना खाते हैं। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप उसमें से कितना पचा सकते हैं। जानकारी छिपी हुई शक्ति है तो बुद्धिमत्ता सच्ची शक्ति है। शिक्षा के कई रूप होते हैं। ये सिर्फ ग्रेड या डिग्री की बात नहीं है, बल्कि ये है कि शक्ति को बढ़ाना, आत्म अनुशासन सीखना, सुनना, समझना और सीखने की इच्छा होना। हमारा दिमाग हमारी मसल्स की तरह उतना ज्यादा या कम सिकुड़ता या फैलता है जितना हम उससे व्यायाम करवाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि ज्ञान पाना महंगा है तो अज्ञानी बन के देखो। लगातार अच्छी शिक्षा से अच्छी सोच को बढ़ावा मिलता है। क्या आप जानते हैं, शिक्षा एक भंडार है। एजुकेशन इज अ रिजर्वायर। चलिए जानते हैं। अच्छी सोच वाले लोग उन एथलीट्स की तरह होते हैं
जो लगातार प्रैक्टिस से अपने अंदर ताकत का एक भंडार सा बना लेते हैं, जो कंपटीशन के समय उनके काम आती है। बिना प्रैक्टिस के जब भंडार ही नहीं रहेगा, तो वे भरोसा किस पर करेंगे? इसी तरह से अच्छी सोच वाले लोग हर दिन दिमाग को लगातार सही और ताकतवर बातों की खुराक देते हैं और इससे अपने अंदर उम्मीदों से भरे नजरिए का एक भंडार सा बना लेते हैं। वे समझते हैं कि हम सबका सामना बुराई से होगा और अगर हमारे पास अच्छे नजरिए का भंडार होगा तो हम उससे उबर पाएंगे, नहीं तो बुरी सोच हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। अच्छी सोच वाले बेवकूफ नहीं होते और ना ही वे जिंदगी में आंखों पर पट्टी बांध कर चलते हैं। ये ऐसे विजेता होते हैं जो अपनी कमजोरियों को तो जानते हैं लेकिन अपना ध्यान अपनी ताकत पर रखते, जबकि दूसरी तरफ हारने वाले अपनी ताकत को जानते हुए भी अपनी कमजोरियों पर ही फोकस रखते हैं। चलिए अब जानते हैं पांचवा कदम, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण। बिल्ड अप पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। आखिर ये स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान भी जरिया है जिसके द्वारा हम खुद को महसूस करते हैं। जब हम अंदर से अच्छा महसूस करते हैं तब हम बेहतर काम करते हैं और घर और दफ्तर में लोगों के साथ हमारे संबंध अच्छे हो जाते हैं। दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। इसकी वजह क्या है? यहाँ पर महसूस करने और व्यवहार करने में सीधा संबंध है, क्योंकि हम किसी चीज या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसा ही उसके प्रति व्यवहार करेंगे। अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कैसे करें? अब ये सवाल भी आपके मन में आ ही रहा होगा। चलिए अब वो जान लेते हैं। अगर आप जल्द से जल्द अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करना चाहते हैं तो इसका एक सबसे तेज तरीका ये है कि उन लोगों के लिए कुछ करो जो बदले में आपको धन दौलत या कुछ नहीं दे सकते। कुछ साल पहले मैंने जेल में कैदियों को नजरिया और स्वाभिमान सिखाने के लिए प्रोग्राम शुरू किए। कुछ ही हफ्तों में मैंने वहां उतना कुछ सीखा जितना सालों में नहीं सीख सका था। मेरा प्रोग्राम 2 हफ्ते अटेंड करने के बाद एक कैदी ने मुझे रोककर पूछा, शिव, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। उसने बताया कि मैं कुछ ही हफ्तों में जेल से छूटने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा कि मेरे इस प्रोग्राम से उसे क्या फायदा हुआ। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने बताया कि अब वे अपने बारे में अच्छा महसूस करता है। मैंने कहा कि अच्छा, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे ठीक से बताओ कि तुम्हारे व्यवहार में क्या बदलाव आया। उसने बोला, मेरा मानना है कि एक इंसान तब तक कुछ नहीं सीखता जब तक उसके व्यवहार में बदलाव ना आए। उसने बताया कि जब से मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ है तब से वे रोजाना बाइबल पढ़ता है। तब मैंने पूछा कि बाइबल पढ़ने का उस पर क्या असर पड़ा। उसने बताया कि अब वे अपने और दूसरों के बारे में अच्छा महसूस करता है, जैसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जेल से रिहा होने के बाद तुम क्या करोगे। उसने बताया कि रिहा होने के बाद वे समाज का एक जिम्मेदार और उपयोगी सदस्य बनने की कोशिश करेगा। मैंने उससे दूसरी बार वही सवाल पूछा और मुझे जवाब भी पहले जैसा ही मिला। जब मैंने वही सवाल उससे तीसरी बार भी पूछा कि तुम जेल से निकलने के बाद क्या करोगे, यकीनन मैं कुछ और ही जवाब खोज रहा था। इस बार उसने गुस्से से कहा कि मैं समाज का जिम्मेदार और उपयोगी सदस्य बनूंगा। तब मैंने उसके पहले और इस जवाब में आए फर्क को बताया। पहले उसने कहा था कि मैं बनने की कोशिश करूंगा और इस बार उसने कहा कि मैं बनूंगा। फर्क कोशिश लफ्ज का था। उसने कोशिश लफ्ज से छुटकारा पा लिया। यही अक्ल की बात थी। किसी काम को या तो हम करते हैं या नहीं करते हैं। कोशिश लफ्ज उसके दोबारा जेल आने के दरवाजे खुले ही रखता है। दूसरा कैदी जो हमारी बातें सुन रहा था, उसने पूछा, शिव, तुम्हें इस काम के क्या पैसे मिलते हैं? मैंने उससे कहा कि जो खुशी और एहसास मुझे अभी मिले हैं वे पूरी दुनिया की दौलत से भी बढ़कर है। तब उसने पूछा, आप यहाँ क्यों आते? मैंने कहा, मैं तो यहाँ अपने स्वार्थ के लिए आया हूँ और मेरा स्वार्थ का कारण है इस दुनिया को रहने के लिए एक बेहतर जगह बनाना। इस तरह का स्वार्थ अच्छा होता है। थोड़े में कहें तो आप समाज को जैसा देते हैं वैसा ही उससे पाते हैं। कई बार तो जितना आप देते हैं उससे कहीं ज्यादा ही पाते हैं, लेकिन आप समाज को कुछ देते समय उसके बदले में कुछ पाने की इच्छा ना रखें। एक और कैदी ने कहा, कोई जो भी करे वह उसकी मर्जी। जब लोग नशा करते हैं तो इससे आपको क्या मतलब?
आप उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? मैंने जवाब दिया, मेरे दोस्त, हालांकि मैं तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हूं, तब भी तुम जो कह रहे हो उससे मैं समझौता करके मान लूंगा कि इन सब से मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम मुझे इस बात की गारंटी दो कि नशा करने वाला जब भी गाड़ी चलाएगा और दुर्घटना होगी तो वह सिर्फ पेड़ के साथ ही एक्सीडेंट करेगा, तब मैं समझौता कर लूंगा। लेकिन अगर तुम गारंटी नहीं दे सकते कि जब वे नशा करेंगे और दुर्घटना होगी तो तुम और तुम्हारे बच्चे या मैं और मेरे बच्चे पहिए के नीचे दबकर नहीं मरेंगे, तो बेहतर होगा कि तुम विश्वास करो कि ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि मैं नशेबाज को सड़क से दूर रखूं। आपने ये कहावत तो सुनी होगी, ये मेरी जिंदगी है, मैं जो चाहूं वही करूंगा। इस कहावत में फायदे की बजाय नुकसान ही ज्यादा पहुंचाया है। लोग भाव को नजरअंदाज करते हुए उसका वे मतलब निकालते हैं जो उन्हें अच्छा लगे। ऐसे लोगों ने इसका मतलब स्वार्थ निकाला है और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस कहावत का ये भाव नहीं होगा। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि हम समाज से अलग नहीं रहते। जो आप करते हैं उसका असर मुझ पर पड़ता है और जो मैं करता हूं उसका असर आप पर पड़ता है। हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें एहसास करना चाहिए कि हम सब इस धरती के भागीदार हैं और हमें जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना सीखना चाहिए। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, लेने वाले और देने वाले। लेने वाले खूब खाते हैं और देने वाले चैन की नींद सोते हैं। देने वालों में ऊंचे स्वाभिमान का भाव होता है, उनका नजरिया अच्छा होता है और वे समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करने वालों से मेरा मतलब उन टटपुंजिये नेताओं से नहीं है जो समाज सेवा की आड़ में अपना मतलब साधते हैं। इंसान होने के नाते हमें पाने और लेने की जरूरत होती है, फिर भी ऊंचे स्वाभिमान से भरे अच्छे शख्स को सिर्फ लेने की ही नहीं बल्कि देने की भी जरूरत होती है। एक आदमी अपनी नई कार की सफाई कर रहा था। जब उसके पड़ोसी ने पूछा कि ये कार तुम कब लाए, उसने जवाब दिया, ये कार मेरे भाई ने मुझे दी है। इस पर पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। फिर उस कार वाले ने कहा, तुम्हें ये ख्वाहिश करनी चाहिए कि काश मेरे पास भी ऐसा भाई होता। पड़ोसी की पत्नी उन दोनों की बातचीत सुन रही थी। बीच में ही उसने कहा कि काश मैं ऐसा भाई होती। कितने कमाल की बात है। चलिए जानते हैं छठा कदम, बुरे असर से दूर रहें। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। आज के नौजवान बड़ों के व्यवहार और मीडिया से बहुत कुछ सीखते हैं। उन पर अपने साथियों का भी दबाव रहता है। साथियों का दबाव आज सिर्फ नौजवान पर ही नहीं बल्कि बड़ों पर भी पड़ता है। स्वाभिमान की कमी की वजह से लोगों में न कहकर बुरे असर से दूर रहने की हिम्मत नहीं होती। ये बुरे असर क्या है, चलिए जानते हैं। इसका पहला पॉइंट, घटिया सोच वाले लोग। इसको एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। चील का एक अंडा एक मुर्गी के घोंसले में रखा गया था। समय आने पर अंडा फूटा और उसमें से निकला चील का बच्चा। खुद को चूजा मानते हुए पलने लगा। चील का बच्चा वही करता जो मुर्गी को करते देखता। वे कूड़े में से खाने के दाने ढूंढता, मुर्गी की तरह बांग देता और हर काम उसी की तरह करता। वे कभी भी थोड़ी सी ऊंचाई से ज्यादा उड़ नहीं पाता, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। उसने एक दिन आसमान में एक चील को बड़ी शान से उड़ते देखा। उसने मुर्गी से पूछा, कौन है वे सुंदर चिड़िया? मुर्गी ने जवाब दिया, वे चील है। वे एक तेज तर्रार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह आसमान में कभी नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गी के बच्चे हो। इस तरह वे चील का बच्चा उड़ने के बारे में कभी सोच भी नहीं सका और इस बात को सच मानकर उस चील के बच्चे ने जो मुर्गी की तरह पला दोबारा नहीं सोचा। वे एक मुर्गे की तरह सारा जीवन जिया और मरा भी वैसे ही। अपनी समझ और दूर की ना सोचने के अभाव में उसने खुद को अपने पैदाइशी गुणों से महरूम रखा। कितना बड़ा नुकसान हुआ। वे जीतने के लिए पैदा हुआ था पर वे दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। यही बात ज्यादातर लोगों पर लागू होती है। जिंदगी की बदकिस्मती के बारे में बताते हुए ओलिवर वेंडाल होम्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग अपने दिलों में कुछ करने की चाह लिए ही मर जाते हैं। हम अपनी ही दूरदर्शिता की कमी की वजह से बेहतरी हासिल नहीं कर पाते। अगर आप चील की तरह आसमान में ऊंचे उड़ना चाहते हैं तो आपको चील के तौर तरीकों को सीखना पड़ेगा।
अगर आप कामयाब लोगों की संगत में रहते हैं, तो आप उन जैसे ही बनेंगे। अगर आप सोच विचार करने वालों के बीच रहेंगे, तो आप भी उनमें से एक बनेंगे। अगर आप दानियों की संगत में रहेंगे, तो आप भी उन जैसे बनेंगे। अगर आप शिकायत करने वालों की संगत में रहेंगे, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। जब भी कोई जिंदगी में कामयाबी हासिल करता है, तो घटिया लोग उन पर वार करते हैं और उनको नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। जब आप इन घटिया लोगों से नहीं उलझते, तब जीत आपकी होती है। मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है कि जब कोई आप पर वार करे, तब आप उसके वार को रोकने के बजाय वहां से हट जाएं। क्यों? वार को रोकने के लिए ताकत की जरूरत पड़ती है। क्यों ना उस ताकत को और अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए। इसी तरह घटिया लोगों से उलझने के लिए उनके स्तर तक आना पड़ता है। यही वे चाहते हैं, क्योंकि अब आप उनमें से एक हो गए हैं। घटिया सोच वाले लोगों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। याद रखें कि एक इंसान का चरित्र सिर्फ इस बात से नहीं जाहिर होता कि वे कैसी संगत में रहता है, बल्कि इस बात से भी कि वे कैसी संगत से दूर रहता है। चलिए जानते हैं दूसरे के बारे में। सिगरेट, चरस, गांजा और शराब। मेरे शराब न पीने की एक वजह यह है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब अच्छा समय बिता रही हूँ। ये लेडी एस्टर ने कहा था। शराब आदमी की हिचकिचाहट को खत्म कर उसे तमाशा बना देता है। अपने सफर के दौरान मैंने पाया कि कुछ देशों में शराब पीना वक्त गुजारने का तरीका बन गया है। अगर आप शराब नहीं पीते हैं, तो वे आपको ऐसे देखते हैं मानो कहीं कुछ गलत है। उनका आदर्श है कि अगर आपकी स्कॉच अच्छी है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इंग्लिश कैसी है। अगर एक बैंकर उनसे पूछे कि आपकी लिक्विड एसेट्स क्या है, तो वे एक स्कॉच की 2 बोतल ले जाएंगे। आज सिगरेट और शराब पीना शानो शौकत की चीज बन गई है। इन सब की शुरुआत पहली बार से होती है। अगर आप किसी से पूछे कि वे शराब या सिगरेट क्यों पीते हैं, तो वे ढेरों वजह गिना देंगे, जैसे खुशी मनाने के लिए, पर्व त्योहार मनाने के लिए, मनोरंजन बनाने के लिए, मुसीबतों को भूलने के लिए, तजुर्बा करने के लिए, रौब डालने के लिए, फैशन के तौर पर, मेल मिलाप के लिए, आदि आदि। लोग अपने साथियों के दबाव का हिस्सा बनकर रहना चाहते हैं। मुझे उन बातों पे हैरत होती है जो लोग अपनी गलत बात मनवाने के लिए कहते हैं। क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? थोड़ी सी सफर के लिए या एक जाम मेरी सेहत के नाम। किसी अनजान कवि की ये कविता एक शराब पीने वाले की दुविधा को दर्शाती है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए शराब खानों में पी है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए अपने घर में पी है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए इतनी बार पी है कि पीते पीते मैंने अपनी ही सेहत खराब कर ली। शराब पीकर गाड़ी चलाने की कीमत जिंदगी से देनी पड़ती है। जेरी जॉनसन ने अपनी किताब इट्स किलिंग ओवर किड्स में अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्ट के हवाले से लिखा कि सभी अस्पतालों में भर्ती होने वाले लगभग आधे लोग शराब या उसके कारणों के शिकार होते हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिलिंग की 1989 की एक रिपोर्ट एक्सीडेंट फैक्ट्स एडिशन में बताया गया कि हर 60 सेकंड्स में एक आदमी शराब के कारण दुर्घटना का शिकार होता है। तीसरा जानते हैं अभद्र और अश्लील साहित्य। अभद्र साहित्य औरतों और बच्चों को इंसान के स्तर से गिरा देने के अलावा और कुछ नहीं है। अभद्र साहित्य के दुष्परिणाम ये है: नंबर 1, औरतों को इंसान के स्तर से गिराना। नंबर 2, बच्चों को शिकार बनाना। नंबर 3, घरेलू जिंदगी में दरार पैदा करना। नंबर 4, सेक्स संबंधी अत्याचारों का बढ़ाना। नंबर 5, नैतिक और आदर्श मूल्यों का मजाक बनाना। नंबर 6, व्यक्तियों, परिवारों और समाजों को बर्बाद करना। ये देखकर दुख होता है कि लोग कितना नीचे गिर जाते हैं जो पैसे कमाने के लिए अश्लील साहित्य का व्यापार करते हैं, और उन घटिया लोगों के बारे में क्या कहा जाए जो इसे खरीदते हैं। अब जानते हैं घटिया फिल्में और टेलीविजन प्रोग्राम के बारे में। आज के बच्चे अपने नजरिए और संस्कार कहीं और से ज्यादा फिल्मों और टेलीविजन से सीखते हैं। जेरी जॉनसन की किताब इट्स किलिंग ओवर किड्स के अनुसार ऐसा अनुमान है कि यूनाइटेड स्टेट में जब एक बच्चा हाई स्कूल पास करता है, तब तक वे टेलीविजन पर 20,000 घंटे के प्रोग्राम देख चुका होता है, जिसमें 15,000 हत्या की घटनाएं और शराब से संबंधित 1 लाख विज्ञापन शामिल होते हैं। वे इस बात का प्रचार करते हैं कि शराब पीना एक मस्ती है, सिगरेट पीना शान की बात है और चरस गांजे का तो जमाना है। इसमें कोई हैरत की बात नहीं कि क्राइम रेट इतना ज्यादा है। प्रतिदिन आने वाले सीरियल
शादी से पहले और शादीशुदा जीवन में नाजायज संबंधों को बहुत शान से दिखाते हैं। ये कोई हैरत की बात नहीं है कि रिश्ते में कमिटमेंट कम होता जा रहा है और तलाक दर बढ़ती जा रही है। आसानी से प्रभावित होने वाले दर्शक अपनी जिंदगी के स्टैंडर्ड और स्तर वही बना लेते हैं जो मीडिया के जरिए देखते और सुनते हैं। चाहे कोई भी हो, हम सब अलग अलग स्तर पर इनसे प्रभावित होते हैं। नंबर 5, अपशब्द। अपशब्द का इस्तेमाल करना ये दिखाता है कि हम खुद पर अनुशासन और काबू नहीं रख सकते। नंबर 6, रॉक म्यूजिक। कुछ हिट गानों की लाइनें बहुत अश्लील है। ऐसे गीतों को सुनने और देखने से हमारे अवचेतन मन पर असर पड़ता है। हमने सकारात्मक बने रहने के छठे पॉइंट में देखा, बुरे असर से दूर रहे। इसमें 6 चीजें थी। पहला, घटिया सोच वाले लोगों से दूर रहे। दूसरा नंबर, सिगरेट, चरस, गांजा और शराब से दूर रहे। नंबर 3, अभद्र और अश्लील साहित्य से दूर रहे। नंबर 4, घटिया फिल्में और टेलीविजन प्रोग्रामों से दूर रहे। नंबर 5, अपशब्द से दूर रहे। और नंबर 6, रॉक म्यूजिक से दूर रहे। अब चलते हैं अपने 7वें कदम की ओर, जो है जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करना सीखे। हमें पसंद आए या ना आए, कुछ काम हमें करने पड़ते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है। हो सकता है कि कुछ काम मजाक या खेल ना होकर तकलीफ दे हो, लेकिन अगर हम अपने काम को चाहना सीख ले तो नामुमकिन मुमकिन बन सकता है। अब चलते हैं अपने 8वें कदम की ओर, जो है अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। दिन की शुरुआत कोई अच्छा विचार पढ़ने या सुनने से करें। रात में अच्छी नींद आने पर हम तरोताजा महसूस करते हैं और जिससे हमारा अवचेतन मन स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। ये हमें दिन भर के लिए सही ले देता है और हर एक दिन को अच्छा दिन बनाने के लिए हमारी सोच को सही ढांचे में डाल देता है। बदलाव लाने के लिए हमें सचेत होकर अच्छी सोच और सद्व्यवहार को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाने की लगातार कोशिश करना और कमिटेड होना होगा। ये कोशिश तब तक जारी रखनी चाहिए जब तक अच्छी सोच और व्यवहार हमारी आदत ना बन जाए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम्स जेम्स का कहना है, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की सोच रहे हैं तब तो ये काम तुरंत और उत्साह से शुरू कर देने चाहिए। अभी तक हमने वीडियो में सकारात्मक बने रहने के लिए 8 कदम जाने, जिसमें पहला कदम था अपनी सोच बदले और अच्छाई खोजे। दूसरा कदम, हर काम तुरंत करने की आदत डालें। तीसरा कदम, एहसानमंद होने का नजरिया बनाएं। चौथा कदम, लगातार ज्ञान हासिल करने की आदत डालें। 5वां कदम, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण। छठा कदम, बुरे असर से दूर रहे। 7वां कदम, जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करना सीखें। और 8वां कदम, अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। चलिए अब हम जानेंगे विजेता और पराजित में अंतर क्या होता है। विजेता हमेशा एक समाधान का हिस्सा होता है, पराजित हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। विजेता के पास हमेशा कुछ करने का एक प्रोग्राम रहता है, पराजित के पास कुछ ना करने का बहाना। विजेता कहता है मैं आपके लिए कर देता हूं, पराजित का कहना है कि ये मेरा काम नहीं है। विजेता के पास समाधान है हर समस्या के लिए, पराजित के पास समस्या है हर समाधान के लिए। विजेता कहता है ये काम मुश्किल जरूर है लेकिन मुमकिन है। पराजित का मानना है ये काम मुमकिन हो सकता है लेकिन बेहद मुश्किल है। गलती करने पर विजेता कहता है मैं गलत था, पराजित गलती करने पर कहता है इसमें मेरी गलती नहीं थी। विजेता कमिटमेंट करता है, पराजित केवल वायदा करता है। विजेता के पास कामयाबी के सपने होते हैं और पराजित के पास सिर्फ स्कीम्स होती हैं। विजेता कहता है मुझे कुछ करना चाहिए, पराजित कहता है कुछ होना चाहिए। विजेता टीम का हिस्सा होता है, पराजित टीम के हिस्से करता है। विजेता उपलब्धियों को देखता है, पराजित तकलीफों को देखता है। विजेता देखता है कि क्या संभव है, पराजित देखता है कि क्या असंभव है। विजेता हर किसी की जीत में विश्वास रखता है, पराजित विश्वास रखता है कि उसे जीतने के लिए किसी को हारना होगा। विजेता आने वाले कल को देखता है, पराजित बीते हुए कल को देखता है। विजेता थर्मोस्टेट जैसा होता है, पराजित थर्मामीटर जैसा होता है।
विजेता सोचकर बोलता है, पराजित बोलकर सोचता है। विजेता नम्रता के साथ अपनी ठोस दलीलें पेश करता है, पराजित कड़े शब्दों में कमजोर दलीलें पेश करता है। विजेता अपने उसूलों पर टिका रहता है और छोटी-मोटी बातों पर समझौता कर लेता है। पराजित छोटी-मोटी बातों पर अड़ा रहता है और अपने उसूलों पर समझौता कर लेता है। विजेता समानुभूति के इस विचार में विश्वास करता है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जो तुम चाहते हो कि दूसरे तुमसे ना करें। पराजित इस विचार में विश्वास करता है कि दूसरे के कुछ करने से पहले आप ही उसे कुछ कर दो। विजेता करके दिखाता है, पराजित कुछ होने का इंतजार करता है। विजेता प्लान बनाकर जीत की तैयारी करता है। इसमें सबसे अहम लफ्ज है तैयारी। अब तक आपने जाना विजेता बनने के लिए सकारात्मक नजरिए की आवश्यकता होती है और सकारात्मक नजरिया अपनाने के लिए अभी तक बताए गए 8 कदमों को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कामयाबी के उपाय। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्ण।